बारबरा बूटन ने कहा था कि आप उस समय तक सच्चे नागरिक नहीं बन सकते जब तक कि आप किसी न किसी सीमा तक सच्चे अर्थशास्त्री नहीं बन जाते। इसी तरह प्रोफेसर मार्शल का कथन है कि हम अर्थशास्त्र से वंचित रहने पर केवल भलाई से वंचित नहीं रहते, बल्कि यह ढेर सारी बुराइयों को भी जन्म दे जाती है। ये कथन अपने आप में अर्थशास्त्र की महत्ता को बयां करते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व के सबसे बौद्धिक पुरस्कारों की सूची में सम्मिलित नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। आज का हमारा संदर्भ इसी नोबेल पुरस्कार पर केंद्रित होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस संदर्भ को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है, आखिर वो उसके कौन से कार्य हैं, वो कौन सा योगदान है जिसकी वजह से उन्हें सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ी सी तथ्यात्मक जानकारी लेंगे और अंत में होगा परिपाटी के अनुरूप अभ्यास प्रश्न। साथ साथ आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले खबर देखते हैं। तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। आप देखिए कि इकोनॉमिक्स नोबेल 2023, हाउ मैरिज, पेरेंटहुड एंड पिल इम्पैक्ट वुमेन इन द वर्कफोर्स। कैसे पेरेंटहुड, कैसे पिल इम्पैक्ट और कैसे मैरिज, ये तीनों चीजें वर्कफोर्स को प्रभावित करती हैं, अर्थात कार्य करने वाली जो कार्यकारी संख्या है महिलाओं की, उसको प्रभावित करती हैं। इस क्षेत्र में कार्य किया गया है और उसी कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं क्यों चर्चा में है ये हालिया का वाकया, तो उस पर नजर डालें। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं, आप चित्र में देख सकते हैं इन्हें। ये एक महिला है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर हैं, लब्ध प्रतिष्ठ हैं। ये इतिहासकार हैं, विशेष रूप से कई लोग इनको इतिहासकार के रूप में जानते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के इतिहासकार हैं, अर्थात इकोनॉमिकल हिस्ट्री में इनका काफी हस्तक्षेप है, काफी इनका कमांड है, उसी में इसका कार्य है। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इस पुरस्कार को घोषित किया गया है। इनके नाम पे नजर डालें तो क्लाउडिया गोल्डिन नाम की ये महिला हैं, जिनको इस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। एक नजर डालें तो स्वेरिंग्स रिक्सबैंक इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। एक्चुअली क्या है, वस्तुतः क्या है कि इस पुरस्कार को इसी नाम से शुरू में जाना गया और इसको नोबेल की श्रेणी में शामिल किया गया। आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार शुरू में जब स्थापित किए गए थे 10 दिसंबर 1896 से, जब इसको घोषित किया गया 1900 उसके 5 वर्ष बाद एक से देने की जब घोषणा की गई, तो उस समय 5 ही इस श्रेणी में पुरस्कार थे। ये छठा पुरस्कार था जिसको 1968 में घोषित किया गया और 69 से देना इसको प्रारंभ किया गया। तो इसको शुरू में इसी नाम से जाना गया, स्वेरिंग्स रिक्सबैंक इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। बाद में इसको नोबेल पुरस्कार के नाम से ही इसकी ख्याति जानी गई, सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना गया। हर व्यक्ति को जब यह पुरस्कार मिलता है तो उसके किसी न किसी शोध के कारण मिलता है, रिसर्च के कारण मिलता है। इन्हें भी जो ये इन्होंने शोध किया उसका जो आउटकम है, उस आउटकम की जो ऑफिशियल लाइन है उसको हम आपको बताते हैं। वो क्या है, वो आउटकम क्या है, निष्कर्ष क्या है जिसके आधार पर इनको घोषित किया गया पुरस्कार। तो फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमन लेबर मार्केट, आउटकम है ये इसका, अर्थात महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसी वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफी लब्ध प्रतिष्ठ हैं। इससे पहले भी इन्होंने इनकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन। इकोनॉमिक हिस्ट्री की ये जानकार हैं। करियर एंड फैमिली वुमेन सेंचुरी नाम की दूसरी इनकी पुस्तक है जो काफी फेमस है। ये बात इस बात का प्रमाण है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनका योगदान पहले से भी काफी रहा है। साथ ही अर्थशास्त्र का पुरस्कार अगर पाने वाली महिलाओं के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये विश्व की तीसरी महिला है। इससे पहले 2009 में एलिनोर ओस्ट्रम और 2019 में एस्थर डफलो को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो महिलाओं की दृष्टि से तीसरी महिला है और 26वीं बार यह ऐसा हुआ है कि एकल रूप से किसी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये कुछ तथ्य हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखें तो वो कौन ऐसे कार्य हैं, वो कौन सा ऐसा इनका योगदान है जिसकी वजह से इन्हें सम्मानित करने की घोषणा हुई। तो हम देखें कि आज भी श्रम बाजार में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, अब तो हिस्सेदारी फिर भी काफी ठीक है,
विकसित देशों में काफी बेहतर है, विकासशील देश भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो अल्प विकसित देश हैं वहां स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। साथ ही अगर हम इस अध्ययन की बात करें जो इन्होंने किया है, क्लाउडिया ने किया है, वो 200 वर्षों का अध्ययन है और 200 वर्षों के अध्ययन में जो सैंपलिंग की गई है, सैंपल लिए गए हैं, उसके आधार पर यह बताया गया है कि महिलाओं का श्रम बाजार में जो योगदान है, जो प्रतिनिधित्व है, वो बहुत कम है। और कुछ ही महिलाएं ऐसी थीं जो पुरुषों की तुलना में अगर प्रतिशतता भी देखा जाए तो उन महिलाओं की प्रतिशतता भी काफी कम थी। कुछ ही महिलाएं घर से बाहर निकल पाती थी कामकाजी कार्यकारी समूह के रूप में, और अगर हम देखें तो कुछ ही प्रतिशत इसमें से नौकरियां कर पाती थी। तो ये बहुत कम आंकड़ा था, और जो नौकरियां पा भी जाती थी, करती भी थी, अगर उनकी कमाई की तुलना पुरुषों के सापेक्ष देखी जाए तो वो काफी कम होती थी। इस तरह से इन्होंने कहा कि क्या किसी अर्थव्यवस्था के बढ़ने पर नौकरी करने वाली महिलाओं का अनुपात हमेशा बढ़ता है? एक प्रश्न इन्होंने छोड़ा लोगों के सामने। अपनी थीसिस के पहले इन्होंने एक, हम कह सकते हैं, हाइपोथेसिस भी बनाई कि क्या अर्थव्यवस्था का बढ़ना किसी कार्यकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ना सुनिश्चित करता है। साथ ही उन्होंने और भी देखा कि यह भी जरूरी है कि अनुपात हमेशा ये बढ़ेगा ही अर्थव्यवस्था के विकास के साथ, या वो गिर भी सकता है। साथ ही शिक्षा, विवाह और बच्चे के जन्म की क्या भूमिका होती है इनकी भागीदारी को, महिलाओं की भागीदारी को लेकर। ये कुछ ऐसी परिकल्पनाएं इन्होंने दी और ये आंकड़े दिए। इसके बाद इन्होंने इस पर कार्य किया, अपना शोध किया, और शोध के माध्यम से इन्होंने सबसे पहले सैंपलिंग की 200 वर्षों के आंकड़े को जुटाया, और उसके बाद इन्होंने एक वक्र, यू आकार का वक्र जो आप देख सकते हैं यहां चित्र में, यह वक्र दिया, और इस वक्र के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वास्तव में इन्होंने बताया कि समय के साथ कमाई और रोजगार दरों में लिंग आधारित जो अंतर हैं वो कैसे और क्यों बदल गए। महिला और पुरुष के बीच में समय दर समय जो लिंग आधारित भेद है, अंतर है, खाई है, वो क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, उसको इस वक्र के माध्यम से इन्होंने समझाने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं क्या है ये वक्र। सबसे पहले आप यहां देख लें, ये मैरिड वुमेन इन वर्क, काम करने वालों में विशेष रूप से इन्होंने अपना जो वक्र दिया उसमें मैरिड वुमेन अर्थात विवाहित महिलाओं के संदर्भ में केंद्रित किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर 1790 की बात करें, 1790 से 200 वर्षों तक के आंकड़े को एकत्र किया गया है। तो यहां पर शुरू में जब अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा था, तो यहां पर विवाहित महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, वो उनका प्रतिशत ज्यादा था, यहां आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान कम होता गया अर्थव्यवस्था में, उसका डिक्लाइन होता गया, और द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र का या औद्योगिकीकरण बढ़ने लगा, वैसे वैसे आप देखेंगे महिलाओं की भागीदारी भी कम होती चली जाएगी। आप 1820, 1850, 80 और 1910 एक ऐसा बिंदु है जहां पे आकर इनकी भागीदारी बहुत कम हो जाती है। फिर यहां पर एक नई घटना घटती है, और वो घटना होती है सेवा क्षेत्र का उदय होता है। और जैसे ही सर्विस सेक्टर आएगा, आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र के रूप में सेवा क्षेत्र को जाना जाता है। तो जैसे ही यहां से सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, वैसे ही फिर से महिलाओं का इसमें उदय होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगती है, और धीरे 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 विकसित देशों में आप देखेंगे, या भारत जैसे विकासशील देश में भी सेवा क्षेत्र का काफी बड़ा रोल है, और इन देशों में आप देखेंगे कि महिलाओं, कामगार महिलाओं की स्थिति फिर से सुधरने लगेगी। तो इसी को यू आकार वक्र कहा गया, और इसी वक्र के माध्यम से इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि केवल अर्थव्यवस्था के बढ़ने या घटने से इसका ताल्लुकात नहीं है, बल्कि सेवा क्षेत्र एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बढ़ने से ये आंकड़ा प्रभावित होता है, यह दिखाई देता है। इसके कुछ कारण भी बताए इन्होंने। क्या कारण बताया? तो इन्होंने बताया एक्सपेंडिंग एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा का विकास होने से महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की जिम्मेदारी बदली, महिलाओं का एक्सपेक्टेशन बदला, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस, पहले महिलाओं के प्रति और महिलाओं का दूसरों के प्रति जो एक्सपेक्टेशन था उसमें भी बदलाव आया। वो आत्मनिर्भर होने के बारे में सोचने लगी, उनके प्रति परिवार का एक्सपेक्टेशन बदला, तो महिलाओं के कामकाजी होने की दर यहां पर बढ़ना शुरू हो जाती है सेवा क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ। साथ ही एक बहुत बड़े बिंदु पर इन्होंने उसको रेखांकित किया है, वो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अर्थात गर्भ निरोधक गोलियां। इसका आविष्कार हुआ, और इसने भी इस महिलाओं के कामकाजी होने की दर की वृद्धि में काफी योगदान दिया। तो अपने यू आकार वक्र
के माध्यम से उन्होंने यह प्रतिपादन किया सिद्धांत का। आगे एक और वक्र है, उसके माध्यम से भी वो कुछ संबंधों को बताती हैं। उससे पहले आप इस वक्र को ध्यान से देखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। और 19वीं सदी की शुरुआत में आप देखेंगे कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, फिर वो औद्योगिक समाज में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी कम होती है और फिर सेवा क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ने लगती है। दूसरी बात इन्होंने क्या की, तो दूसरा ग्राफ इनका ये है। इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें। इसमें इन्होंने कहा कि गोल्डन कहती है कि इस पैटर्न में क्या है कि घर और परिवार के लिए महिलाओं की जिम्मेदारियों के संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन विकसित हो रहे थे। सामाजिक मानदंडों के परिणाम के रूप में इसको समझाया। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो इन्होंने ये कहा कि शुरू में महिला और पुरुष ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक धरातल पर चल रहे हैं। मान लीजिए किसी महिला का किसी पुरुष से विवाह हुआ तो वो एक धरातल पर चल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद विवाहोपरांत क्या होता है कि महिला जब गर्भ धारण करती है, उस समय से लेकर गर्भधारण से जब तक बच्चा स्कूल न जाने लगे, वो 3-4 वर्षों का ऐसा कार्यकाल होता है जब महिला और पुरुष समान धरातल से, महिला यहाँ साथ छोड़ देती है। अगर वो शिक्षा ले रही है तो शिक्षा, अगर वो जॉब के क्षेत्र में जाना चाहती है, सेवा क्षेत्र में जाना चाहती है, तो वो दोनों ही क्षेत्र प्रभावित होते हैं उसके गर्भ धारण करने की वजह से, बच्चे की वजह से। और महिला अचानक इस नीचे पायदान पे जाती है और पुरुष ठीक उसी रास्ते पर चलता है। और 3-4 वर्षों के बाद जब दोनों की स्थिति परिस्थिति की तुलना की जाएगी तो आप देखेंगे कि पुरुष उच्च पायदान पर होगा और महिला 3-4 वर्षों बाद उससे इन्हीं कारणों की वजह से पिछड़ जाएगी। तो इस ग्राफ के माध्यम से दूसरा उन्होंने जो सिद्धांत दिया, जो बातें बताई, वो ये थी। तो ये यू आकार वक्र और ये दूसरी बात के माध्यम से उन्होंने ये चीजें बताई। साथ ही आप देखेंगे कि शैक्षिक निर्णय एक ऐसा निर्णय होता है जो कि आगे के भविष्य को प्रभावित करता है, जीवन भर के कैरियर के अवसरों को प्रभावित करता है। अपेक्षाकृत कम उम्र में ही इस बात का निर्धारण हो जाता है कि आगे का भविष्य कैसा होगा, वो डिपेंड करता है शिक्षा पर। अब युवा महिलाओं की अपेक्षाएं पिछली पीढ़ियों के अनुभवों से ही बनती हैं। पिछली पीढ़ी का जैसा अनुभव होगा वो अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होगा। इसी तरह से आप देखें, अगर माताएं बच्चों के बड़े होने तक काम पर वापस जाती थी तो उससे क्या होता था कि जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं तो 4 साल 5 साल का पीरियड ऐसा होता था जिसमें महिलाएं काम पर नहीं जाती थी, तो वो 4-5 साल पीछे हो जाती थी। इस तरह से कहीं ना कहीं विकास प्रभावित होता था। इसी बात को यहां पर इन्होंने अपनी थ्योरी में समझाने का प्रयास किया है। 20वीं सदी के दौरान आप देखेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। वो क्या है, तो महिलाओं की शिक्षा एक बड़ा परिवर्तन है। शिक्षा के बाद आप देखेंगे कि इनके स्तर में लगातार वृद्धि हुई और अधिकांश उच्च आय वाले देशों में तो वो पुरुषों से भी आगे निकल जाती हैं। ये विकसित देशों में आज भी आप देख सकते हैं। अब वो स्थिति विकसित देशों में कई ऐसे देश हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं। ये आंकड़े हमको वर्तमान संदर्भ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा 200 वर्षों का है, तो ये समग्र रूप से बात कही गई है। साथ ही इन्होंने प्रदर्शित किया कि गर्भ निरोधक गोली कैसे एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई महिलाओं के कामगार होने में, महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाने में। क्योंकि पहले क्या था कि गर्भ धारण करते ही महिलाओं का ये पीरियड उनको पीछे खींचता था, लेकिन इसके आविष्कार की वजह से अब वो अनचाहा गर्भ धारण नहीं करती थी और अगर अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहती थी तो वो आगे बढ़ती थी गति से, और अगर अपने सेवा को जारी रखना चाहती थी उसमें भी बाधा उत्पन्न नहीं होती थी। तो इस पर इन्होंने काफी जोर दिया और इसकी खोज आपको बता दें कि ग्रेगोरी गुडविन पिंकस जो कि अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और ये वही समय था 1920 के से 30 के आसपास का समय। इसीलिए आप देखेंगे कि 10 से 30 के बीच के समय में फिर से महिलाओं की स्थिति सुधरने लगती है और कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ने लगती है। साथ ही अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो वो भी इसके महत्व पर प्रकाश डालता है और कहता है कि गर्भ निरोधक उपायों से संसार में हर साल करीब 30 लाख बच्चों की जिंदगी बच जाती है, एक बड़ा आंकड़ा। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर इससे जनसंख्या नियंत्रित होगी तो गरीबी को कंट्रोल किया जा सकेगा, और गरीबी अगर कंट्रोल होगी तो उससे महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ पर्यावरण पर बोझ भी काफी कम होगा। तो ये भी एक बड़ा कारण था, शिक्षा, महिलाओं की जिम्मेदारी, लोगों के प्रति उनके प्रति लोगों की जो सोच थी उसमें बदलाव आया और कैसे गर्भ निरोधक गोलियों ने यह भूमिका निभाई। अंत में इनके हम कृत्यों को समझते हुए एक नजर डालें अर्थशास्त्र के नोबेल के ऊपर, तो आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार जब स्थापित किए गए, उनको दिए जाने की घोषणा की गई, तो वो 10 दिसंबर 1896 का दिन था जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। उनकी वसीयत, अंतिम वसीयत के आधार पर जो धनराशि थी
उसको इसमें इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस समय 5 क्षेत्र में ही दिए गए और छठा क्षेत्र ये था जिसको 1968 में स्वीडिश केंद्रीय बैंक के माध्यम से बनाया गया और 1969 से इसको दिया जाना शुरू किया। लेकिन आप देखेंगे कि इसको उस समय विरोध भी झेलना पड़ा और इसको कुछ लोगों ने झूठा नोबेल कहा, नोबेल की श्रेणी में नहीं मानते थे, झूठा नोबेल कहा, हालांकि वो विषय नहीं है। इस क्षेत्र में अब तक आप अगर ध्यान दें तो कुल 53 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्हें कुल 89 लोगों द्वारा प्राप्त किया गया है, अर्थात 53 बार ये पुरस्कार प्रदान किए गए। एक से अधिक संख्या होने के कारण यह संख्या 89 आपको दिखाई दे रही है। 1969 में इसके पहले विजेता की अगर बात करें तो रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन के नाम याद रखिएगा, ये इसके पहले अर्थशास्त्र के नोबेल प्राप्तकर्ता थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले अगर पहले भारतीय की बात करें तो अमर्त्य सेन वो व्यक्ति हैं जो पहले भारतीय थे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले। 1998 में इसको दिया गया था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में शोध किया था इन्होंने उसके लिए। और आगे आप देखेंगे तो 2019 में भी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2 अन्य लोगों के साथ अभिजीत बनर्जी को भी प्राप्त हुआ था और यह पुरस्कार उनको वैश्विक गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में शोध कार्य करने के लिए प्रदान किया गया था। तो ये कुछ अन्य तथ्य थे जो परीक्षोपयोगी आपके लिए हो सकते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप। और अंत में आते हैं हम आज के अभ्यास प्रश्न जो हमारी परिपाटी है उस पर। तो आइए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले अर्थात प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, ये आज का प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन है ए स्टिग्लिट्ज, बी पॉल ए सैमुअलसन, तीसरा अमर्त्य सेन और डी है रेगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कुछ कोर्सेज हैं आईएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए, हमारी कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं 10 अक्टूबर से। एमपीपीसीएस मेंस के लिए कक्षा आरंभ हो चुकी है, बीपीएससी निबंध के लिए 5 अक्टूबर से कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। और इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो 9311406441 पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आज का संदर्भ आपके लिए उपयोगी होगा। लड़ते रहें, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।